is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti Fellow. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your test SB 803424 and the chapter is electrochemistry for lead. Okay, तो बच्चों इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं. आप देख भी सकते हो एवरी ईयर अप्रोक्स क्या आ रहे हैं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. एवरी ईयर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछते हैं. अगर परसेंटेज में बात करें तो 5% वेटेज रह रहा है इस चैप्टर का. 2022 में 3 क्वेश्चन आ गए थे. ओके, तो चलो ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो बच्चों. क्या कह रहा है, E1, E2 and E3 are the EMF of the cell. EMF की बात कर रहा है और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो बच्चों हमें पता है EMF की जब भी बात होगा तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन. ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे. तो आओ नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. नॉस्ट इक्वेशन क्या करता है, ई सेल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, ई सेल इज इक्वल है ई नॉट सेल के माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड. यहाँ पे देखो जिंक क्या है, जिंक वाला एनोड है, कॉपर वाला क्या है कैथोड. तो ऊपर एनोड रखते हैं और नीचे कैथोड रखते हैं. यहाँ पे क्या है, एनोड में क्या है जिंक 2+ है, कैथोड में क्या है कॉपर 2+ है. सॉलिड वाले को नहीं रखा जाता, सॉलिड वाले को नहीं रखा जाता. तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपका Zn2+ और नीचे हो जाएगा कॉपर 2+. ठीक है, कॉपर 2+, ऊपर हो जाएगा आपका Zn2+ का कंसेंट्रेशन. अब इस इक्वेशन से बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो ई सेल है, जो आपका ई सेल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखो निगेटिव लगा हुआ है ना, इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर के कंसेंट्रेशन के, कॉपर आयन के कंसेंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिंक के आयन के कंसेंट्रेशन. इट मींस जितना ज्यादा कॉपर का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों, जितना ज्यादा कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ई सेल आपका इंक्रीज होगा. ठीक है, चलो अब आओ देखते हैं. कॉपर का कंसेंट्रेशन यहाँ सबसे ज्यादा है और यहाँ भी ज्यादा है. ऑप्शन 1 और 2 में कॉपर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन हमें जिंक का कम चाहिए. देखो यहाँ पे जिंक कम है, कॉपर सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा ईएमएफ किसका होगा, E1. E1 का ईएमएफ ई सेल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. तो E1 कहाँ है, सिर्फ एक ऑप्शन में E1 है सबसे ज्यादा, तो इसलिए आंसर क्या होगा बी. और आप देखो थर्ड क्यों सबसे कम हो जाएगा, देखो थर्ड में जिंक का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया और कॉपर का कम कर दिया. तो ये उल्टा हो गया ना, जिंक क्या था, जिंक आपका इनवर्सली रिलेशन था कॉपर के साथ, कॉपर आयन के साथ डायरेक्टली रिलेशन. तो इसलिए E3 कम होगा और E2 आपका बीच में हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्या कर रहा है, 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू फ्यूज एनहाइड्रस MgCl2. ठीक है, कह रहा है ये कोई करंट है, कोई चार्ज है, कितना चार्ज है, चार्ज जो है आपका 9.65 कूलम, आपका 9.65 कूलम चार्ज है. इसको पास किया जा रहा है MgCl2 से. द मैग्नीशियम मेटल 10 ऑप्टेंट. हाँ, तो मैग्नीशियम मेटल क्या होगा, आपको ऑप्टेंट होगा. ठीक है, और जो मैग्नीशियम आपको ऑप्टेंट हो रहा है, कह रहा है वो ग्रिग्नार्ड डिसेंट में कन्वर्ट हो रहा है. ग्रिग्नार्ड डिसेंट पता है ना, MgBr MgX. ठीक है, RMgX. ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी आपका मैग्नीशियम आपको ऑप्टेंट हो रहा है वो ग्रिग्नार्ड डिसेंट बना रहा है. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड डिसेंट ऑप्टेंट, तो कितना मोल ग्रिग्नार्ड डिसेंट आपको मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कितना मोल ग्रिग्नार्ड डिसेंट ऑप्टेंट होगा. तो देखो अगर आप इधर देखना, 1 मोल
कितना मोल ग्रिग्नार्ड डिजेंट आपको मिलेगा वो डिपेंड करेगा कितना मोल Mg है। मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड डिजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम। मतलब जितना मोल मैग्नीशियम का होगा उतना ही मोल आपको ग्रिग्नार्ड डिजेंट ऑब्टेन होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड डिजेंट में कितने मैग्नीशियम होते हैं, एक मैग्नीशियम होता है RnGX। ठीक है, तो आओ हम फाइंड करते हैं कितने मोल मैग्नीशियम आपको ऑब्टेन हो रहा है। जो मैग्नीशियम का मोल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो, तो कौन सा ये लॉ यूज करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करोगे, क्या होता है फर्स्ट लॉ फैराडे, W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब जेड क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यूब। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा mg का, तो mg का मास कितना होता है 24 डिवाइडेड बाई n फैक्टर, mg का n फैक्टर कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट 96500 इनटू क्यू। क्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में 9.65, क्यू दे रखा है 9.65, इसको ऐसे करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 24 गया 12 बचेगा, 965 से ये कटेगा, देखो ये 0 है। ठीक है, तो आप जब सॉल्व इसको करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद में ये क्या आ जाएगा आपका, ये 100 बच गया ना, 100 बच गया, तो ये आपका 100 है, तो 12 डिवाइडेड बाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ी कटने वाला, यहाँ पे भी एक 100 था, 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है, इट मीन्स 1.2 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो वेट ये क्या हो गया, ये वेट है किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का मास आपको ऑब्टेन हो गया, मोल नहीं निकाल लोगे, मोल के लिए क्या कर सकते हैं भाई, मोल निकालने के लिए मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 24, 24 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे ये पॉइंट गया, एक और नीचे 0 आएगा, ये 2 बार में कटेगा और आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -5। तो आंसर क्या होगा, आप देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 का सी हो जाएगा। क्यों सी हो गया, ये तो मोल ऑफ आपका क्या है, मोल ऑफ मैग्नीशियम है, लेकिन जितना मोल मैग्नीशियम होगा उतना ही मोल ग्रिग्नार्ड डिजेंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे मोल मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड डिजेंट, कंप्लीटली कन्वर्ट, देखो कह रहा है ना, जितने भी मैग्नीशियम है वो ग्रिग्नार्ड डिजेंट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका सी हो गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOAC, इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, इसका भी दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ HOAC, और बोल रहा है कि क्या वैल्यू और चाहिए जिससे आप HOAC का वैल्यू निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे। देखो HOAC का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, देखो HOC कैसे ब्रेक होगा, H+ और OAC माइनस में, यानी कि आपको H+ और OAC माइनस चाहिए। यहाँ पे देखो NaOC कैसे टूट रहा है, Na+ OAC माइनस, और HCl कैसे टूटेगा, H+ Cl माइनस। अब देखो आपको चाहिए था H+, यहाँ पे H+ है, आपको चाहिए था OAC माइनस, यहाँ OAC माइनस है, एक्स्ट्रा में क्या आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया Na+ और Cl माइनस, ये नहीं चाहिए था, तो इसको डिलीट करना होगा। इसको डिलीट करने के लिए इसका कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को पता होना चाहिए, यानी कि हमें और किसका कंडक्टेंस मालूम होना चाहिए, Na+ और Cl माइनस, इट मींस NaCl का कंडक्टेंस पता होना चाहिए। तो आंसर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर। कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे required for the reduction of 1 mole of Cr2O7 2- ions
2Cr3+। एक मोल को आपको रिडक्शन करना है, इसका Cr2O7 2- को रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट करना है, क्रोमियम 3+ में। ये 1 मोल है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 1 मोल ऑफ ये। अगर ये 1 मोल है, बैलेंस करोगे तो ये जो क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस होगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, +6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। कितना का चेंज हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है 3 का, लेकिन कितने मोल है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हुआ, 6 का चेंज हो रहा है। इट मींस इस यहाँ पे कितने क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करने को, रिडक्शन करा रहे हो ना, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 6 फैराडे चाहिए। 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 6 फैराडे। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का होगा आपका सी। ठीक है, चलो अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहोगे कैसे ये रिडक्शन होता है तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आपका इसी से आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो क्या रिएक्शन हो रहा होगा। Cr2O7 2- 14H+, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कितना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा 2 क्रोमियम 3+, और क्या बन जाएगा, +7 मोल ऑफ वाटर। अब बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड मीन्स कितना चार्ज चाहिए, 6 फैराडे, 6 फैराडे चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर इसका। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करेगा। देखो ये फ्यूज्ड NaCl, ये तो कंडक्ट करेगा, ये सॉल्यूशन हो गया, करेगा। सोडियम, सोडियम तो मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, लेकिन सॉलिड NaCl में नहीं करता है। ये आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, सॉलिड NaCl में करंट फ्लो नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, नॉट ही पूछ रहा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी होगा। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और आपसे बोल रहा है इनोड सेल ऑफ द सेल रिएक्शन, ई सेल बताने के लिए बोल रहा है, इनोड सेल बताने के लिए बोल रहा है। इनोड सेल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इनोड सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, अरे भाई क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, किसका लेते हैं, एनोड का, और प्लस कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका लेते हैं, कैथोड का, और दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है एनोड का, यहाँ पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है, तो आप देखते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यानी कि ये क्या दे रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल, अब दोनों में से किसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिया जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो काम करता है कैथोड की तरह। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो आपका बन जाएगा कैथोड, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो बन जाएगा एनोड। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये बनेगा आपका कैथोड, और ऊपर वाला बनेगा एनोड। एनोड का लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि इसका वैल्यू क्या लेंगे, प्लस, प्लस का 0.76, और ये एज इट इज रहेगा। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, क्या वैल्यू हो गया 0.76 था, यस, फिर क्या था, माइनस कर दोगे कितना, 0.44, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.32 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है, द वन विच डिक्रीज विद डाइल्यूशन इज। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या डिक्रीज करेगा, डाइल्यूशन करोगे तो क्या डिक्रीज करेगा, देखो डाइल्यूशन करने पे सभी इंक्रीज करते हैं, आपने पढ़ा होगा, जब डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, कंडक्टेंस क्या करता है,
इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये भी इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टेंस ये भी इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये डिक्रीज करता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज कर जाता है? डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मतलब पर ml सॉल्यूशन में आयन की संख्या क्या हो जाती है, ये डिक्रीज करता है। अगर पर ml सॉल्यूशन में आयन की सॉल्यूशन में आयंस की संख्या की बात करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने वाटर ऐड किया ना, मतलब डाइल्यूशन किया, सॉल्वेंट ऐड किए, आयन तो ऐड कर नहीं रहे हो, तो एक पर्टिकुलर पर ml में आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, बाकी सारे लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करेगा, तो आपको पता ही फॉर्मूला लैम्डा इक्यू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मालिटी। और नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मालिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोलारिटी भी इनवर्सली रिलेशन है वॉल्यूम के, और नॉर्मालिटी भी क्या है बच्चों, वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेशन है। इट मींस डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मींस नॉर्मालिटी डिक्रीज करेगा, मोलारिटी डिक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मालिटी को डिक्रीज करा दो और मोलारिटी को डिक्रीज करा दो तो ऑब्वियस सी बात है मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन नॉर्मालिटी के साथ क्या है, उल्टा, इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मालिटी के साथ, और इसका क्या है भाई, मोलर कंडक्टेंस का क्या है, इनवर्सली रिलेशन है मोलारिटी के साथ। ठीक है, तो चलो अब कंडक्टेंस तो इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन आते हैं 9 का क्या होगा देखो क्या कर रहा था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 मोल, एन का वैल्यू क्या दे रखा है, n is equal to 3, in its redox reaction is 0.591, यानी कि ई नॉट सेल का वैल्यू ये दे रखा है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर द सेल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो हमें पता है क्या होता है, ई सेल का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम ई सेल का वैल्यू क्या होता है, 0। ई सेल का वैल्यू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तो नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ई सेल 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। क्योंकि ई सेल 0 है तो क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बचेगा, ई सेल 0 हो गया ना, तो ये इक्वेशन बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं, ई नॉट सेल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.591, ये है 0.0591, एन का वैल्यू है 3, ये लॉग के इक्विलिब्रियम। अब ये कटेगा, देखो कैसे कटेगा, इसको अगर तुम हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, और इसको हटाओगे तो नीचे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब काटोगे ये कट जाएगा पूरा, ये 30 से 40 कटा, क्या बचेगा, 10 बच जाएगा, और ये 3 10 जा 10 होगा, 3 10 जा 30 हो जाएगा। इट मींस लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, लॉग के इक्विलिब्रियम आएगा आपका 30। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, 10 की पावर 30, यही आंसर होगा, 10 की पावर 30 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिडक्शन इन ड्राई सेल, ड्राई सेल में रिडक्शन कौन करता है। तो देखो रिडक्शन तो कैथोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, पता है ना, रिडक्शन कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो एक काम करते हैं, एनोड और कैथोड का रिएक्शन देख लेते हैं। ड्राई सेल में
ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ किसका, ड्राई सेल का। ड्राई सेल में क्या होता है, एनोड पे आप बात करोगे तो जो जिंक है ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ में प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे होता है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है देख सकते हो। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है बच्चों, तो कैथोड का देखिए ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। MnO2 NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ये कन्वर्ट होता है Mn। ये आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन मिलेगा, MnOOH, साथ में क्या बन जाएगा, NH3। अब बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। MnO2 का रिडक्शन हो गया, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो आंसर क्या होगा, ड्राई सेल में रिडक्शन किसका होता है, MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 क्या बोलेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन कैथोड पे होता है और कैथोड का रिएक्शन लिखना था, ठीक है। और हम कैथोड की रिएक्शन जब हम जैसे ही हमने लिखा, हमने देखा कि MnO2 का क्या होता है, MnO2 का रिडक्शन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस। कह रहा है किसका कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। ये आपको क्वेश्चन आपको ना इस टॉपिक पे आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या होगा आंसर। मैक्सिमम कंडक्टेंस बोल रहा है, मैक्सिमम कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसका आयंस की संख्या ज्यादा होगी उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, जिसका आयंस की संख्या ज्यादा होगी उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब बताओ इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये कितने हैं, 2 और एक टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, देखो ऐसे टूट सकता है ना, या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है। CONH3 5Cl, और ये क्या टूट सकता है, 2+ और साथ में 2Cl-। कितने आयन बचे, ये 1 आयन और ये 2 आयन, ये 1 आयन 2 आयन, टोटल आयन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इस केस में आयन की संख्या कितनी हो गई, 3। इस केस में आयन कितनी है, 1 और 3, 1 3 4 हो गया। इस केस में कितने आयन होगा, एक ये, कितने आयन होंगे, 2। और ये तो टूटेगा ही नहीं, तो हटाओ। तो सबसे ज्यादा आयन कहाँ है, सबसे ज्यादा आयन है 11 में, डी में 4 आयन है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का डी होगा, 11 का क्या होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड द कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4। सेचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है किसका, BaSO4 का, और इसका कंडक्टिविटी दे रखा है, ये रहा कंडक्टिविटी। और क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, ये मोलर कंडक्टेंस है, ये आपका मोलर कंडक्टेंस दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि KSP बता दो BaSO4 का। तो KSP निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर जो था क्लास 11th में उसका हेल्प लेना होगा, ठीक है। KSP क्या होगा, देखो BaSO4 कैसे टूटता है, ये टूटेगा बैरियम 2+ और SO4 2- में, ये टूटेगा बैरियम 2+ और SO4 2- में। तो KSP क्या हो जाएगा, बैरियम 2+ SO4 2- में। इसका वैल्यू क्या होगा, S/S, क्या हो जाएगा, S²। ठीक है। अगर मान देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का रहा है ना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का रहा है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो मोलारिटी होता है वही तुम्हारा सॉल्युबिलिटी हो जाता है, जो मोलारिटी होगा वही सॉल्युबिलिटी होगा, यानी कि केस में क्या होगा, मोलारिटी का स्क्वायर, क्या होगा, मोलारिटी का स्क्वायर यानी कि सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। तो मोलारिटी निकालना होगा आपको। मोलारिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मोलर कंडक्टेंस दे रखा है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। और अभी हमने बोला ना कि जो मोलारिटी होगा वही सॉल्युबिलिटी होगा, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि जो मोलारिटी होगा वही एस होगा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टेंस।
कप्पा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या? देखिए क्या देगा, द कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BSF4। ठीक है, देखो ये दे रखा है ना 3.06 इंटू 10⁻⁻6। क्या है कप्पा का वैल्यू, क्या है 3.06 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या लिख देंगे 3.06 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या करेंगे, और ये मोलर कंडक्टेंस क्या दे रखा है 1.53। तो इंटू तो 1000 करना ही था, 1000 तो करना ही था, चलो 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 1.53 दे रखा है। मोलर कंडक्टेंस क्या दे रखा है 1.5। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1.53 3.06 से 2 बार में कट जाएगा, ये 10⁻6 है, ये 10⁻3 है, कट के क्या बचेगा 10⁻³ क्या आया आपका सॉल्विटी आया 2 इंटू 10⁻³ सॉल्विटी क्या आ गया 2 इंटू 10⁻³ आ गया। अब तो केएसपी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि केएसपी क्या है सॉल्विटी का स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कर रहा है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल है, इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। चलो क्या किया जाए, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, ये पी से क्या बन रहा है P3 प्लस, क्या बन रहा है ये जो P था ये कन्वर्ट हो गया P3 प्लस, साथ में बना होगा 3 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में क्या कर रहा है Q2 प्लस, यानी कि कैथोड है, कैथोड में क्या है Q2 प्लस Q में कन्वर्ट हो रहा है, Q2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया Q में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नेट रिएक्शन लिखोगे, नेट रिएक्शन लिखोगे तो दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एलसीएम लेना होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या हो जाएगा, ये भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बचेगा 2p, प्लस करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बचेगा 3q2 प्लस, चेंज होगा क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2p3 प्लस, फिर क्या होगा 3q। क्यू तो तुम्हारा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये हमारे, और पी भी सॉलिड है, ये हमारे काम का नहीं रहता। कंसंट्रेशन दे रखा है, देखो P3 प्लस का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है 0.1, P3 प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1, और Q2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है 0.01, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01। ठीक है, एक का 0.1 है, एक का 0.01। अब नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नास्ट इक्वेशन क्या करता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, नास्ट इक्वेशन में क्या होता है, ई सेल इक्वल होता है आपके ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग। अब लॉग क्यू लिखते हैं, क्यू यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 10, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में P3 प्लस, और P3 प्लस का क्या लेना है पावर 2, यानी क्या करोगे P3 प्लस का पावर 2 लेंगे, डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है Q2 प्लस, और Q2 प्लस का पावर क्या जाएगा जो कोफिशिएंट है यानी कि 3, तो क्या लिखोगे Q2 प्लस का पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालोगे तो क्या है, कैसे करेंगे, देखो ये तुम्हारा दोनों का क्या दे रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दे रहा है। आप देखो ऑक्सीडेशन, ये किस एनोड कौन है, फास्फोरस वाले एनोड थे, तो इसका एनोड का क्या चाहिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और ये क्या है कैथोड है, क्यू वाला क्या है कैथोड है, तो इसका क्या चाहिए कैथोड का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ERP, किसका रिडक्शन पोटेंशियल
Q2 प्लस से Q का, Q2 प्लस से Q का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, बस साइन चेंज कर दो, क्या आया -0.5। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, 0.8 माइनस 0.5 वोल्ट, क्या बचा 0.3 वोल्ट बचा। यानी कि ई नॉट सेल क्या आ गया बच्चों आपको, ई नॉट सेल आ गया 0.3 वोल्ट। तो चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा 0.3 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 6 था, देखो एन का वैल्यू क्या था 6 इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू क्या था 6, लॉग लिखोगे P3 प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 है तो क्या लिखेंगे 0.1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 की पावर 3, 0.01 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कैसे, ये क्या बचा 0.3 माइनस इसको जब कटाओगे तो क्या बचेगा, इसको मान लेते हैं ना 0.06 हो गया, तो 0.06 को 0.6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 0.01 लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर, स्क्वायर करना है ना, इसको लिख सकते हो ना 10 की पावर -1 की पावर 2, और ये हो गया 10 की पावर -2 की पावर 3। ठीक है, चलो फिर से सॉल्व करते हैं आगे। आगे फर्दर सॉल्व करोगे क्या होगा 0.3 माइनस 0.01 लॉग 10 की पावर -1 यानी कि, और इसका स्क्वायर यानी बचेगा क्या 10 की पावर -2, और नीचे क्यूब करना है तो क्या बचेगा 10 की पावर -6 बचेगा। दोनों कटाओगे क्या आया, नीचे आया 10 की पावर -4, ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर +4, 0.3 माइनस 0.01 लॉग 10 की पावर +4। और जो पावर में रहता है वो क्या होता है लॉग के बाहर आता है, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो जब लॉग को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3 माइनस 0.01 इंटू 4, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो उसको ऐसे ही छोड़। इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 0.30 माइनस 0.04, सॉल्व किए तो क्या आएगा 0.26 वोल्ट, आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.26 वोल्ट। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, आपका करेक्ट हुआ सी। 3 का क्या होगा, सी का होगा आपका सी होगा, 3 नहीं 13 का क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2। देखो मोल्टेन जब भी रहेगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, मोल्टेन केस में कुछ सोचना ही नहीं है, क्या होगा जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे वही आपको ऑब्टेन होगा। मतलब ये MgCl2 को करोगे तो क्या मिलेगा आपको मैग्नीशियम, और क्या मिलेगा क्लोरीन Cl2। तो 14 का क्या होगा आंसर, 14 का आंसर हो जाएगा MgCl2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। 15 क्या कर रहा है, ई नॉट का वैल्यू, इफ ई नॉट फॉर एक सेल रिएक्शन दे रहा है और इसका ई नॉट का वैल्यू क्या दे रखा है, एक सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन कौन सा है, ये रहा सेल रिएक्शन, और इसका ई नॉट का वैल्यू बोला x वोल्ट है। तो एक अदर सेल रिएक्शन है, इसका ई नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ ये सेल रिएक्शन था, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ्ट एंड राइट साइड तो यही वाला रिएक्शन मिल जाएगा। देखो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल, ये 1 से 2 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई Cl से क्या हो गया Cl। तो जब कभी भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये में ई नॉट सेल चेंज नहीं होता है। तो ई नॉट सेल तो चेंज होगा नहीं, तो पहले से x वोल्ट था तो बाद में भी x वोल्ट ही रहेगा, ये ई नॉट सेल आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 16 पे। 16 कह रहा है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, एक सेल दे रखा है और इसका ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है,
देखो ये में पूछ दिया क्या अप्लाई करोगे, नास्ट इक्वेशन। क्या अप्लाई करेंगे, नास्ट इक्वेशन। देखो ये क्या है, ये आपका एनोड पार्ट है और ये क्या है, ये है आपका कैथोड पार्ट। और ये के से के प्लस बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। और ये भी तुम्हारा के से के प्लस बन रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। इट मीन एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू तो 1 होगा। ठीक है, तो चलो अब नास्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और देखो दोनों का क्या है, दोनों साइड तुम्हारा पोटेशियम पोटेशियम के है, मतलब सेम ही आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड सेम मटेरियल का बना हुआ है। इट मींस ये क्या हो गया, इसका इनोड का वैल्यू, जब भी सेम मटेरियल का बना रहता है इनोड सेल का वैल्यू क्या होता है, 0। आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन सेल में इनोड सेल का वैल्यू क्या होता है, 0। तो नास्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनोड ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.06 अप्रोक्स में ले लेते हैं एन लॉग। लॉग क्या करते हैं, ऊपर एनोड का कंसेंट्रेशन लेते हैं, नीचे कैथोड का लेते हैं। एनोड का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड का कंसेंट्रेशन। इसका वैल्यू तो 0, अभी जस्ट हमने बात किया, तो 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू क्या था, 1 लॉग। अब एनोड का कंसेंट्रेशन देखो, एनोड का कंसेंट्रेशन क्या है, 0.05 और कैथोड क्या है 1, तो ऊपर क्या होगा, एनोड की जगह पे क्या होगा, 0.05 डिवाइडेड बाई 1, यही रहा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा, 0.06 लॉग, ये इसको हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस था ना, माइनस का ऊपर 0.06 लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -2, लॉग 5 प्लस 10 लॉग 10 की पावर -2 लॉग, ये क्या हो गया, -0.06। लॉग 5 का वैल्यू क्या होता है, तो लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.7 और 10 की पावर -2 है तो ये बाहर आ जाएगा, पावर पे जो रहता है वो लॉग के बाहर आता है और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2, क्या आ जाएगा, -2। तो 0.7 -2 क्या बचा, -0.06। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं ना, माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2 में से 0.7 माइनस होगा, क्या बचेगा, -1.3। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, जी प्लस का 0.078, 13 6 होता है ना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.078 वोल्ट। अगर मिली वोल्ट में करोगे तो क्या होगा, 78 मिली वोल्ट। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 78 मिली वोल्ट, ये रहा 78 वोल्ट नहीं था, मिली वोल्ट। तो 16 का क्या हो गया, 16 का आपका आंसर आ गया बी। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, 3 मेटल है, 3 मेटल है, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ए का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये ए का है, रेड वाला, ए का ये रहा, बी का ये रहा और सी का लास्ट वाला रहा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा है। देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ज्यादा, वो क्या, कौन से एजेंट की तरफ आप बिहेव करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ए का, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ए। फिर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी और सी में, बी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा ए, तब बी, तब सी। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर, ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी सी। बाकी देख, ये भी देख सकते हो, केवल एक ही ऑप्शन में ए है, बाकी सब में ए पहले नहीं है, सबसे ज्यादा ए बस एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो केवल आप ए का वैल्यू भी चेक करके आंसर कर सकते हो।
तो 17 में क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18। कह रहा है विच मॉलिक्यूल इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन सा मॉलिक्यूल यूज होता है। देखो आपने पढ़ा होगा सॉल्ट ब्रिज में क्या यूज करते हैं हम। सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं KCl का, और किसका यूज करते हैं NH4 NO3 का, और किसका यूज कर सकते हैं KNO3 का। मतलब इन ये लोग एज ए सॉल्ट ब्रिज यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, KNO3। आंसर क्या होगा, KNO3 आपका सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। ये आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आते हैं 19। 19 क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ये 0.02 m K2SO4 सॉल्यूशन इज इतना, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा का वैल्यू दे रखा है, जो दे रखा है ना उसका हम लिख लेते हैं। कप्पा का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 0.001, ये रहा कप्पा का वैल्यू एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कप्पा का वैल्यू दे रखा है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज, रेसिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल टू 100। सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार का वैल्यू पूछ रहा है, G स्टार का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं, हमें क्या पता है, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है G इंटू G स्टार। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है G इंटू G स्टार, और G की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/R, यानी कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा 1/R G स्टार। G क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, G स्टार क्या आ गया आपका, G स्टार क्या हो जाएगा कप्पा इंटू रेसिस्टेंस। कप्पा का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 0.01। 0.01 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर -3। तो कप्पा हो गया आपका 10 की पावर -3, और रेसिस्टेंस क्या दे रखा है 100। 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2। G स्टार क्या आ गया 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो गया, बचेगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में ही ले रखे हो। सेंटीमीटर इनवर्स इसको क्या लिखते हो 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। 10 की पावर -1 क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या होगा आंसर आपका 19 का आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ए। 19 का क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होगा 20। 20 कह रहा है एक करंट है, कितना करंट क्या दे रखा है 2 एम्पियर। लिखो आई का वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। इज फास्ट फॉर टाइम दे रखा है 5 आवर्स। टाइम क्या दे रखा है 5 आवर्स, यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 60 इंटू आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करो 60 इंटू 60 क्या हो गया 5 इंटू 60 इंटू 60 क्या हो गया 36 इंटू 5। तो हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू क्या जाएगा 36 सेकेंड। अरे 3 क्यों नहीं किया 5 होगा ना, यहाँ 5 था। चलो छोड़ो हटाओ, इतना ही पर रखते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते। टाइम क्या दे रखा है 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। थ्रो ए मोल्टेन सॉल्ट ऑफ टिन टू डिपोजिट, वेट दे रखा है, वेट क्या दे रखा है कितना डिपोजिट होगा 22.2 ग्राम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टीन इन इट्स सॉल्ट इज, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है मतलब ये क्या पूछ रहा है एन फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि आपको ही पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा वही आपका एन फैक्टर होगा। तो एन फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लगाते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, क्या था W इज इक्वल टू क्या था ZQ, और इसको तुम और तोड़ोगे तो क्या होगा Z की जगह पे क्या लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट इंटू Q की जगह पे क्या लिख सकते हो I इंटू टाइम T, ठीक है। चलो ये था। उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते थे, इसको भी तोड़ोगे तो क्या हो सकता था एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर
और ये फेराडे था, ये फेराडे की जगह पे क्या लिख सकते हो, फेराडे का वैल्यू होता है 96500, तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं 96500। आई कितना था, करंट कितना था हमारा, तो करंट देखो ऊपर क्या था 5, करंट 2 एम्पियर थे, तो आई की जगह पे क्या लिख दोगे 2 एम्पियर। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम दे रखा है आपका 5 × 60 × 60, तो टाइम क्या होगा 5 × 60 × 60, और वेट कितना दे रखा है 22.2 ग्राम, वेट कितना है 22.2 ग्राम। चलो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखो तो, यस 3 का दे रखा है 119, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, ये हो गया 190। अब बताओ सबको सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टर आ जाए कि नहीं, सारे वैल्यू तो दे रखे हैं, तो एन फैक्टर निकालने के लिए जब तुम सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बचा, ये ऊपर तुम्हारा था 2 5 10 हो गया, और 6 6 36 बचा, 2 जीरो और 10 का 1 जीरो, क्या हो गया, क्या वैल्यू क्या आया 36000। तो हम लिख सकते हैं 119 इंटू 36000 डिवाइडेड बाई किससे करना है, 22.2 से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट राइट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और क्या बच रहा था 96500। जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सारे कट जाएंगे और बचेंगे ओनली 2, क्या बचेगा, सब कट जाएगा, ठीक है, और 2 बचेगा, तो एन फैक्टर क्या आया 2 आया, ठीक है। और आपसे क्या कर रहा था, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास फॉर इतना आवर्स थ्रू ए मोल्टेन साल्ट ऑफ टीन, टीन के सॉल्ट से आप पास करा रहे हो, तो इतना ग्राम आपको टीन डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। और कह रहा था कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये तो एन फैक्टर के बराबर था, तो एन फैक्टर हमारा 2 आया, तो आंसर क्या होगा 20 का सी हो जाएगा, 20 का क्या हो गया सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 क्वेश्चन कह रहा है एक रिएक्शन दे रखा है, नहीं रिएक्शन नहीं, क्या दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, फिर एक और ईएमएफ दे रखा है, और किसी दूसरे इक्वेशन का ईएमएफ पूछा है, इनॉट से पूछ रहा है। तो चलो जो दे रखा है उसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है, क्या दे रखा है MnO4 माइनस में जब आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे Mn2 प्लस में बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या देखा है, MnO2 से Mn2 प्लस, यानी कि MnO2 में तो क्या बन जा रहा है Mn2 प्लस। देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था +7 था, और यहाँ +2 है, तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका +4 है और +2 में आ रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा प्लस का 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना होगा। और जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपका नेट रिएक्शन चाहिए था वो ये रहा, क्या चाहिए था MnO4 माइनस से MnO4 माइनस में क्या बन गया MnO2 कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या होगा +7 से प्लस का 4 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। इसका ईएमएफ दे रखा है, पहले वाले का ईएमएफ क्या दे रखा है 1.51, इसका ईएमएफ का वैल्यू है 1.51। दूसरे वाले का भी ईएमएफ दे रखा है, क्या दे रखा है 1.23, और इसका पूछ रहा है। अब ये थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा, देखो थर्ड इक्वेशन लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन लाने के लिए आप कर सकते हो, सोचो क्या कर सकते हैं। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये 5 है ये 2 है, दोनों को माइनस कर दोगे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन से माइनस कर दो, ठीक है। और माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा, ये दोनों कट भी जाएंगे, और देखो नेट रिएक्शन में तुमको Mn2 प्लस चाहिए भी नहीं था, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये माइनस में लेफ्ट साइड में तो उस साइड जाएगा, तो MnO2 प्लस में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। इस इक्वेशन का अगर मान लो डेल्टा जी का वैल्यू 1 है, डेल्टा जी नॉट 1, इसका वैल्यू है डेल्टा जी नॉट
2 और इसका वैल्यू है डेल्टा जी नॉट 3। तो डेल्टा जी नॉट 3 किसके बराबर है? तो देखो डेल्टा जी नॉट 3 किसके बराबर है बच्चों? डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल हो रहा है डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। दोनों को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, डेल्टा जी नॉट 3 का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा? माइनस n3 f e नॉट 3। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस n 1 f e नॉट 1। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस माइनस n2 f नॉट 2। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई होता है। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई। अब देखो एक तो फैराडे कांस्टेंट है, ये सब में कट जाएगा, फैराडे कांस्टेंट कट गया, क्या बचा? आपका बचेगा ये, देखो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, माइनस को भी अगर हम कटा दे तो क्या बचेगा? देखो n3 ई नॉट 3 इक्वल हो जाएगा n1 ई नॉट 1 और माइनस उधर भेज दिए, कॉमन ले रहे हो तो क्या होगा? तो पहले माइनस माइनस प्लस होगा, फिर एक और माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस n2 ई नॉट, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? n3 का वैल्यू देखो, n3 का वैल्यू क्या था? 3 इलेक्ट्रॉन था। तो इसके जगह पे क्या होगा? इसके जगह पे होगा इंटू ई नॉट 3, ये तो आपको चाहिए था, ई नॉट 3 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू क्या था? n1 का वैल्यू था 5 इलेक्ट्रॉन, n2 का वैल्यू था 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल में 5 इलेक्ट्रॉन इंटू ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है 1.51, 5 इंटू 1.51 माइनस n2 का वैल्यू क्या है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू ई नॉट 2, ई नॉट 2 का वैल्यू क्या देखा है? 1.23, 1.2। अब सबको सॉल्व करोगे तो ई नॉट 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तभी सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ई नॉट 3 का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 1.51, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 7.55 माइनस करोगे ये 2 इंटू 1.23 को मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा? 2.46 डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आपको क्या बच रहा है? देखो ऊपर माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 5.09 आ जा रहा है और नीचे 3 आ गया, डिवाइड करो क्या होगा? 1.704। आंसर क्या आया? ई नॉट 3 का वैल्यू आ गया 1.704। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है क्या, कि डायरेक्ट ई सेल को ऐड नहीं करते हैं, ई सेल को डायरेक्ट ईएमएफ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? डेल्टा जी, डेल्टा जी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या आ गया था? 1.7 आ गया। तो 21 पे क्या हो गया? 21 का हो गया बच्चों बी, 21 का आपका हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक इक्वेशन दे रखा है, अब ये बताओ एनोड कौन है? तो ये पार्ट एनोड है। कैथोड कौन है? अरे एनोड कौन था? ये एनोड है, बीच में सॉल्ट ब्रिज हो गया, और ये कैथोड है। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। अब ये एनोड कैसा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना भाई, ये क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जब भी कभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है और ई सेल आपको से पूछा जाएगा, तो जो आपका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है वही आंसर हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वही आंसर होगा, यानी कि 0.80 है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होगा सॉल्व करके देख लो। ई नॉट सेल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। एनोड क्योंकि हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है? 0, तो 0 करेंगे प्लस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का। देखो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्या? तो हाँ, ये रिडक्शन हो रहा है। देखो
प्लस से न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, इट मीन रिडक्शन पोटेंशियल हो ही आपको दिया है और रिडक्शन ही हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे, यही वैल्यू रख देंगे 0. कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐड करके क्या हुआ, 0.0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही वैल्यू रहेगा। तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना कि ये कैथोड है ना, तो ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तभी ये सेम आंसर होगा। अगर मान लो ये कैथोड है और यहाँ पे दिया रहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब सेम आंसर नहीं जाएगा, साइन आपको चेंज करना होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका, 0.80 वोल्ट होगा, तो इस केस में आपको साइन चेंज करना होगा, माइनस को प्लस कर दो और आंसर कर दो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 23 क्या कह रहा है, इफ 0.05 mHCl solution at 300 Kelvin shows molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी कितना शो कर रहा है, ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, देन कंडक्टेंस ऑफ द एबव सॉल्यूशन विल बी, सेल कांस्टेंट का भी वैल्यू दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है, जी स्टार का वैल्यू क्या दे रखा है, 0.367, ये आपका जी स्टार का वैल्यू दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दे रखा है, मोलारिटी, मोलारिटी कितना दे रखा है, 0.05। और क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखा है, 232.3, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। और आपसे पूछ रहा है देन कंडक्टेंस जी बता दो, आपसे जी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जी का वैल्यू पूछ रहा है, कंडक्टेंस बता दो। ठीक है, तो इधर आप देखते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है, जी पूछ रहा है। आपने आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, कौन सा इक्वेशन, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यही होता है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। और एक और इक्वेशन आप बताओ, कप्पा का वैल्यू तो दे नहीं रखा है, जी स्टार का दे रखा है, यानी कप्पा आपको चाहिए, कप्पा फाइंड करोगे तभी जाके आंसर आएगा। चलो कप्पा फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, मोलर कंडक्टेंस का यूज करो, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। इट मींस कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मोलर कंडक्टेंस इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000। कप्पा क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000। मोलर कंडक्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अभी देखो हमने लिखा था 232.3, क्या लिख देंगे 232.3 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी क्या दे रखा है क्वेश्चन में 0.05, क्या दिया रखा है 0.05 डिवाइड बाई क्या करोगे 1000। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1.62 इंटू 10⁻²। नहीं ठीक करिए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना 1.162 आएगा इंटू 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका कप्पा का वैल्यू रहा। तो कप्पा का वैल्यू आ गया, कप्पा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो जी स्टार क्या हो जाएगा, जी स्टार आपका क्या होगा, कप्पा डिवाइडेड बाई जी, नहीं जी स्टार नहीं, आपसे जी पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, आपसे जी पूछा है, तो जी बराबर क्या होगा, कप्पा डिवाइडेड बाई जी स्टार, कप्पा डिवाइडेड बाई जी स्टार। तो कप्पा का वैल्यू क्या आया, कप्पा का वैल्यू आ गया है 1.162 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई जी स्टार क्या आ जाएगा 0.367। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.0316 ओम इनवर्स। ये आपका कंडक्टेंस रहा। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है 0.0316। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था,
ठीक है, तो क्या हो गया 0.0316। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, अगर आप क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसेंट्रेशन घटाने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन करना, पानी मिलाना। पानी मिलाओगे तभी जाके कंसेंट्रेशन आपका घटेगा। तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इट मींस डाइल्यूशन कर रहा है। और डाइल्यूशन करता है तो क्या घटता है, एकमात्र जो है, अभी हमने डिस्कस किया भी था एक क्वेश्चन में कि डाइल्यूशन करोगे तो बाकी सारे इंक्रीज करते हैं, बस क्या डिक्रीज करता है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि पर एमएल आयन में, पर एमएल में 1 ml में 1 ml सॉल्यूशन में आयन की संख्या डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि पानी मिला रहे हो तो 1 ml सॉल्यूशन में जितना पहले, पर एमएल सॉल्यूशन में जितना आयंस पहले था उसके कंपेयर में डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बाकी सारे इंक्रीज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, ये सारे डिस्कस हमने किए थे ये सारे पॉइंट। ठीक है, हम लोग देखा था ना, तो क्या था, लैम्डा इक्वल टू क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। और इसका क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। अगर पानी मिलाओगे तो क्या होता है, मोलारिटी घट जाता है, क्योंकि मोलारिटी घटता है इसलिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। और पानी मिलाओगे तो क्या होगा, नॉर्मलिटी भी घटता है, नॉर्मलिटी घटेगा इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये तो डिक्रीज ही करेगा। और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कौन डिक्रीज करेगा, जब कंसेंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे, जब कंसेंट्रेशन डिक्रीज करोगे यानी कि डाइल्यूशन करोगे तो कौन डिक्रीज करेगा। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है, अगर रिचार्ज कर रहे हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर रिचार्ज कर रहे हो लेड स्टोरेज बैटरी को, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो रिचार्जिंग का रिएक्शन पूछ रहा है ना, तो हम डिस्चार्जिंग का रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्यों देख लेते हैं डिस्चार्जिंग का, क्योंकि रिचार्जिंग के समय में क्या होता है, बस इक्वेशन को उल्टा कर देना है। तो काम करते हैं ना, डिस्चार्जिंग का रिएक्शन होता है। डिस्चार्जिंग का रिएक्शन क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज, जब डिस्चार्ज होगा तो रिएक्शन क्या होता है, ये एनसीईआरटी में आपको रिएक्शन मिल जाएगा, पीबीएस प्लस में आता है पीबीओ2, फिर क्या होगा सॉलिड, ये भी तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी है यानी कि H2SO4 होगा, तो 2H2SO4 लिख दो, ये एक्वस है। और ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ये डिस्चार्ज का रिएक्शन है। अगर चार्जिंग की बात करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन को उल्टा कर दो। अगर चार्जिंग की बात करोगे तो रिएक्शन सेम ही रिएक्शन होगा, बस रिएक्शन को उल्टा कर दो, यानी कि जो प्रोडक्ट में था वो रिएक्टेंट में हो जाएगा, यानी कि PbSO4 H2O रिएक्टेंट में जाएगा और PbPbO2 H2SO4 प्रोडक्ट में जाएगा। तो आप देखिए PbSO4 H2O कहाँ है रिएक्टेंट में, PbSO4 H2O हमें चाहिए रिएक्टेंट में, ये रहा PbSO4 H2O रिएक्टेंट में। नहीं ये तो कुछ और दे रखा है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया, PbSO4 H2O चाहिए ना, ये PbSO4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, आओ थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में जाएगा, यानी कि ये इसको PbPbO2 और H2SO4 आपको प्रोडक्ट में चाहिए, PbPbO2 H2SO4। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, PbPbO2 H2SO4। यस, तो ये क्या है, ये चार्जिंग का रिएक्शन है, ये क्या है, चार्जिंग का रिएक्शन। तो 25 का क्या हो गया, ए हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। अब आता है 26 क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। देखो भाई, डेल्टा जी नॉट पूछा है, इट मींस आपको क्या यूज करना है, जब भी डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे
तो क्या होता है, ये इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नॉट। एन और एफ तो इजिली फाइंड कर लोगे, ठीक है, लेकिन ई नॉट आपको कैलकुलेट करना होगा, ई नॉट आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलो ई नॉट कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे किसका, एनोड का। देखो ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है, देखो ऑक्सीडेशन है। और ये क्या दे रहा है, ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, देखो Ag2O से Ag में बना, ये पहले क्या होगा, +1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो जिंक का तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है और Ag2O का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और हमें वही चाहिए एनोड। देखो जिंक तुम्हारा क्या है, एनोड है, देखो जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड का काम करता है। तो जिंक तुम्हारा एनोड का काम कर रहा है, Ag2O यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Ag तुम्हारा क्या हो गया, कैथोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn2+, Zn से Zn2+ का बनना, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका चाहिए, कैथोड का चाहिए, ये हो गया, और दोनों को ऐड कर दो। वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.76, प्लस करोगे कितना दे रखा है, 0.80, ओवरऑल क्या हो जाएगा 1.56 वोल्ट। तो हमारे पास ई नॉट सेल आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का तुम चेंज देख लो, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, देखो जिंक कितना हो रहा है, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हो 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ भी देख रहे हो Ag +1 से 0 आ रहा है, एन का वैल्यू तुम सोच रहे हो 1 हो गया, अरे ये 2 मोल है ना, 2, तो 1 × 2 क्या करोगे, 2 ही हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ट्रांसफर हो रही है, 2, तो इनका वैल्यू क्या हो गया, 2। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट। एन का वैल्यू क्या है, 2 है, एफ क्या होता है 96500 होता है, ई नॉट अभी आपने कैलकुलेट किया था 1.56, 1.56। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने में -301080 जूल। अगर किलो जूल में बात करोगे तो क्या होगा, -301.08 किलो। देख लो आंसर, जूल में पूछ रहा है क्या, किलो जूल में पूछ रहा है, 301 किलो जूल, -301, यस। तो क्या होगा आंसर, 26 का क्या होगा, 26 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। 3 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए किससे, Al2O3 से, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये Al2O3 है, Al2O3 से आपको क्या कन्वर्ट करना है, एल्युमिनियम चाहिए। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Al2O3 में क्या होता है, +3, +3 से 0 हो रहा है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Al3+ में Al कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। चलो, तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, इट मीन चार्ज कितना देना होगा आपको, 3 फैराडे। जब 3 फैराडे दोगे तो ये कितना मिलेगा, 1 मोल एल मिलेगा। 1 मोल एल का मास कितना होता है, 27 ग्राम। तो 27 ग्राम आपको एल्युमिनियम के लिए क्या चाहिए, कितने फैराडे करंट देना होगा, 3 फैराडे। 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए आपको चार्ज देना होगा 3 फैराडे। 1 ग्राम एल्युमिनियम के लिए चार्ज देना होगा 3/27 फैराडे। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 3 ग्राम पूछ रहा है ना, 3 ग्राम एल्युमिनियम, तो 3 ग्राम के लिए क्या कितना चार्ज देना होगा, 3/27 × 3 फैराडे। सॉल्व करोगे ये 3 से, 3 3 जा 9, क्या बचा है 1/3 बचा, 1/3 फैराडे। 1/3 फैराडे का मतलब होता है 0.33 फैराडे, 1/3 आंसर हुआ ना, 1/3, ये क्या है 1/3 फैराडे। तो 27 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये,
इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताओ क्या होता है। रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या लिखा है, एनोड इज नेगेटिव चार्ज। हाँ सही है, हमने पढ़ा था ना लोन, लोन पढ़ा होगा ना। लेफ्ट में एनोड होता है, उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये रॉन्ग पूछा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। रिडक्शन टेक्निक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यार, रिडक्शन नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। फिर क्या करा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, तभी तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। कैथोड में पॉजिटिव चार्ज है ना, तभी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो 28 का क्या होगा, 28 का सी होगा। उससे भी इजी क्वेश्चन ये रहा, विच आर द फॉलोइंग हैज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये कह रहा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसका यूज करते हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। तो 29 का क्या होगा, 29 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30। 30 कह रहा है करेक्ट आईयूपीएसी सेल नोटेशन। कौन सा सेल नोटेशन करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सेल नोटेशन दे रखा है। अब बताओ एजी क्या हो रहा है, एजी एजी प्लस में कन्वर्ट, एजी प्लस एजी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट मींस ये है कैथोड। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है, एनोड है। हाइड्रोजन का एनोड बनाओ, और एनोड कहाँ रहता है, एनोड आपका रहता है लेफ्ट में, एनोड रहता है लेफ्ट में, तो यानी कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन रहना चाहिए। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, हाँ है। लेफ्ट साइड में एजी है, नहीं ये रॉन्ग हो गया, लेफ्ट साइड में एजी है, रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन चाहिए। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन करा रहा है ना, H प्लस से H0 हो गया, ये तो रिडक्शन हो गया, नहीं एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ये देखो ये सही है, H2 से H प्लस गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, रिडक्शन, प्लस से 0 हो रहा है, रिडक्शन, तो ये सही है। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड का ऑक्सीडेशन हो गया, और कैथोड का रिडक्शन हो गया, तो 30 का क्या होगा, 30 का E होगा, ठीक है। चलो अब 31 पे आते हैं। कह रहा था करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद भी किया होगा, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, करेक्ट किसको इंटरचेंज करेंगे तो ये सीरीज सही होगा। अभी ये सीरीज जो है ना ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग सीरीज है, किसको इंटरचेंज करना है। तो आओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रहे होगे क्या, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप क्या देख रहे हो, ये जो ऊपर है ना इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि खुद को क्या करेगा, खुद को सेल्फ को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, सेल्फ को ये करेगा ऑक्सीडाइज। जब ये सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो, और जो नीचे है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें आप देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैसे, कहां से कहां बढ़ रहा है। सबसे पहले सोडियम का है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, फिर तुम्हारा इंक्रीज करते जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम चलेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन है देखो। सोडियम तुम्हारा, उससे पहले पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पीबी, एच, कॉपर, Hg, Au, सबको सर्कल कर देते हैं, जो जो दिया हुआ है ना सबको सर्कल करते हैं। पोटेशियम दे रखा हुआ था, कैल्शियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी दे रखा है, एल्युमिनियम भी दे रखा है क्वेश्चन में, जिंक भी क्वेश्चन में दे रखा है, आयरन भी दे रखा है, लेड भी दे रखा है, हाइड्रोजन भी दे रखा है, कॉपर भी दे रखा था, ठीक है, और Hg भी दे रखा है, ये सारे लोग दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेशियम से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर, कैल्शियम का है, कैल्शियम से सोडियम का ज्यादा है,
सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एल्युमिनियम। अब तुम यहाँ पे ये सोच भी सकते हो, देखो ये सोडियम का क्या ले रहे हो, Na+, सोडियम का क्या लेते हैं Na+, मैग्नीशियम का लेते हैं Mg2+, और एल्युमिनियम का लेते हैं एल्युमिनियम 2+। अब बताओ ये रहा आपका सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 2+। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आपके पास हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाना चाहेगा, जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है। किसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है, एल्युमिनियम के पास। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, एल्युमिनियम के पास। तो एल्युमिनियम के पास जाना चाहेगा, यानी कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, खुद का सेल का क्या कर रहा है, रिडक्शन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी कि ये कौन सा दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यानी कि एल्युमिनियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। एल्युमिनियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल एल्युमिनियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम का के कंपेयर में, और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम के कंपेयर में ज्यादा होगा। यानी कि ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम होना चाहिए। आप देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम होने चाहिए, लेकिन ये क्या देख रहे हैं, सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम, यानी कि एल्युमिनियम बीच में दे दिया है। अरे ऐसा नहीं होगा ना, ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था, सोडियम, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम। तो किसको किसको इंटरचेंज करना होगा, देखो सोडियम तो अपनी जगह पे ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को इंटरचेंज कर दो। और ये इंटरचेंज की बात कर रहा है, तो 31 का क्या हो जाएगा, ए। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को अब उनके प्लेस के अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका सही हो गया। ठीक है, तो 31 का क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो 31 का हो गया ए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी उसी के ऊपर है, ये इसके ऊपर ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ही है। क्या कर रहा है, जिंक कैन नॉट डिस्प्ले फॉलोइंग आयन फ्रॉम देयर एक्वा सॉल्यूशन। जिंक किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो देखो जिंक क्या है, मेटल है, और जो ऊपर है ना, देखो जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो क्या है, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल है। मतलब ऊपर वाले क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, और जो जितना ही नीचे जाओगे वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ये लोग क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, जो ऊपर है, सीरीज में क्या है, जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। अब चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हो, मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो ऊपर रहता है ना वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। ऊपर वाले सीरीज में लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, और नीचे वाले सीरीज में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। देख रहे हो, क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, तो कह रहा है मेटल से मतलब था, तो मेटल क्या होता है, जो ऊपर है सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो बताओ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इस सीरीज से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। जिंक के कंपेयर में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, और ये आपको पहले से ही पता होगा। सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है ना, पानी में रखते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन करता है बहुत फास्ट। सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक। तो क्या जिंक सोडियम को ये डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, सोडियम हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, तो जिंक सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। बाकी सबको देखो, बाकी सबको डिस्प्लेस कर देगा, कैसे, ये सारे सीरीज में जिंक के नीचे होंगे। देखो क्या है, एजी आयरन और कॉपर, एजी आयरन कॉपर, देखना सीरीज में जिंक से नीचे होगा, एजी आयरन कॉपर सीरीज में जिंक से नीचे होगा। देखो ये जिंक है, एजी देखो, एजी क्या है, ये रहा एजी, ये रहा आयरन, और ये रहा कॉपर, तीनों जिंक से नीचे है, इसलिए जिंक हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, आयरन, जिंक। तो जिंक इन तीनों को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, किसको, कॉपर, आयरन और सिल्वर को, ये तीनों को डिस्प्लेस कर देगा, कि सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं 33 पे। 33 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट डज नॉट ऑकर, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। फिर से वही है, देखो जिंक है, कॉपर है, आयरन है, चलो फिर से इसी का यूज करना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इधर देखो, क्या जिंक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, हाँ जिंक हाइड्रोजन के ऊपर था। ठीक है, जिंक देखो सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ ये रहा, और जिंक तो ऊपर रहा, यस हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस करेगा, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगा। क्या आयरन एजी को डिस्प्लेस कर देगा क्या, आयरन मतलब
देख रहे हो आयरन खुद को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है ना, एजी के साथ रह रहा है, तो आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, जो ऊपर रहता है वो ऑक्सीडे मतलब खुद को ऑक्सीडेशन करते हैं, एनोड का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या तो यहाँ पे लिखे हैं ना, जो ऊपर रहता है वो सेल्फ का क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट का की तरह बिहेव करता है। जो सीरीज में ऊपर है वो क्या करता है, जो जो सीरीज में ऊपर है वो क्या करता है, ठीक है, जो सीरीज में ऊपर होता है ना वो खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और जो नीचे रहता है वो क्या करता है, खुद का रिडक्शन। तो देखो जिंक, और यह पहला ऑप्शन में क्या था, जिंक था और हाइड्रोजन था। तो जिंक हाइड्रोजन के कंपेयर में जिंक ऊपर है, तो जिंक खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। देखो ऑक्सीडेशन कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है। आयरन और एजी में, आयरन तुम्हारा एजी से ऊपर है, देखो ये रहा तुम्हारा आयरन और ये रहा एजी। तो आयरन एजी से ऊपर है, यानी कि आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो देखो आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये भी रिएक्शन सही है। कह रहा है कॉपर और आयरन में, कॉपर ऑक्सीडेशन करेगा आयरन के कंपेयर में। क्या कॉपर आयरन के ऊपर है क्या, नहीं, कॉपर आयरन के ऊपर नहीं, कॉपर आयरन के नीचे होता है। देखो एक सेकंड, रुको 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 रुको, एक सेकंड देखो। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर खुद का क्या कर रहा है, 33 में कॉपर खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, आयरन के कंपेयर में। तो कॉपर देखते हैं, आयरन देखते हैं। कॉपर ये रहा और ये रहा आयरन। नहीं, ये आयरन 2+ की बात कर रहा है ना, देखो इधर ये आपका आयरन 2+ वाला है। एक्चुअली सीरीज में आपको दोनों मिलेगा, आयरन 2+ ही मिलेगा, आयरन 3+ ही मिलेगा। आप इस आयरन को मत देखो, ये 3+ वाला आयरन है। इधर देखो ये 3+ वाला आयरन, इस आयरन को मत देखो, ये 3+ वाला है ना। एक और आयरन आपको मिलेगा 2+ वाला आयरन, ये रहा आपका 2+ वाला आयरन। ठीक है, हालांकि 2+ वाला भी आयरन जिंक के नीचे ही है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिंक तो पहले भी ऊपर ही था। ठीक है, तो 2+ वाला आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर है, हाँ है। तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, आयरन 2+, मतलब आयरन आयरन 2+ में जाना चाहेगा एज कम्पेयर टू कॉपर। मतलब आयरन अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, कॉपर नहीं, कॉपर को करने नहीं देगा, आयरन अपना ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आयरन का रिडक्शन कर दियो, देखो ना 2+ से रिडक्शन कर दिया, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अरे यार क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे आयरन खुद का क्या कर रहा है, खुद का यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है। आयरन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि आयरन तुम्हारा आयरन 2+ सीरीज में ऊपर है, आयरन 2+ सीरीज में ऊपर है, तो आयरन का तुम्हारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये रॉन्ग है। इस केस में क्या होना चाहिए था, देखो मैं फिर से आराम से बताऊं, ये सीरीज में क्या है, सीरीज में ऊपर है, ये सीरीज में क्या है, नीचे है। क्योंकि ये ऊपर है तो इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होना चाहिए, नीचे है, इसका मतलब होना चाहिए इसका रिडक्शन। लेकिन आप क्या देख रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ये रॉन्ग है। आप देख रहे हो इसका रिडक्शन हो गया है, ये रॉन्ग है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी होगा। डी ऑप्शन देखोगे तो देखो जिंक और पीबी को चेक करो, जिंक और पीबी को। ये रहा आपका जिंक, तो बता देता हूँ, ये आपका जिंक रहा, और पीबी का है, ढूंढो, ये रहा आपका पीबी। तो ऊपर कौन है, जिंक, जिंक ऊपर है, यानी कि जिंक आराम से एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि जिंक 2+ में कन्वर्ट करना चाहेगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पीबी का रिडक्शन होना चाहिए, यस पीबी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है। तो 33 का कौन सा रॉन्ग है, 33 का सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, चलो 33 हो गया। अब आते हैं 34 पे। 34 कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल आर गिवन। रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है और इनॉट सेल पूछ रहा है। देखो इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल ले लो कैथोड का। तो बताओ एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यानी कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल जो ज्यादा रहता है उसको हम कैथोड लेते हैं, ये वैल्यू ज्यादा है यानी कि ये बनेगा आपका कैथोड, ये वैल्यू कम है यानी कि ये बनेगा एनोड। क्योंकि ये एनोड बन गया तो इसका आपको हमें चाहिए इनॉट ओपी, इनॉट ओपी, इनॉट ओपी क्या हो जाएगा,
माइनस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 0.77। तो ई नॉट सेल अब क्या होएगा, ई नॉट सेल अगर आप लिखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, यानी कि जी क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका किसका चाहिए भाई, जेड से Zn2 प्लस का, यही है ना, Zn से Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। प्लस कर दो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका चाहिए, किसका चाहिए भाई रिडक्शन पोटेंशियल, निकल 2 प्लस से निकल का क्या चाहिए, निकल 2 प्लस से क्या बन रहा है, निकल आपका बन रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ रहा है 0.77, प्लस करोगे ये माइनस है ना तो प्लस माइनस का 0.25, माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो 34 का आंसर आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, 0.77 से माइनस कर दो 0.254। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 35 कह रहा है फ्यूल रिएक्शन है, एक फ्यूल रिएक्शन है ये रहा, जिसका डेल्टा जी का वैल्यू आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है ई सेल का। देखो डेल्टा जी दे रखा है तो ई सेल निकालने का बस एकमात्र फॉर्मूला है क्या, माइनस एन एफ ई, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो के फॉर्मूला तो और भी है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम जो यूज करते हैं माइनस एन एफ ई, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ई नॉट पूछ रहा है ना तो यहाँ पे ई नॉट, तो हमें देखो ई नॉट सेल चाहिए तो एफ तो पता है, बस एन आपको फाइंड करना होगा। अगर एन पता चल गया, हम देखो क्या होता है डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट। अगर एन आपको पता चल गया, डेल्टा जी आपको मालूम है ही, डेल्टा जी मालूम है ही, एन अगर फाइंड हो गया तो आप आंसर कर सकते हो इजीली। तो एन कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को लिखते हैं H2 प्लस O2 H2O लिख रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है आपका 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है 2 मोल वाटर। यहां से एन क्लियर नहीं हो रहा है, एन इस रिएक्शन से क्लियर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और ब्रेक करके लिखते हैं। देखो O2 तो टूटेगा नहीं, O2 को O2 पे ही लिखो, ये H2 की जगह पे तुम लिख दो 4H प्लस। जैसे 4H प्लस लिखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन अब आपको ऐड करना होगा, 4H प्लस लिखे तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए और देखो ये प्रोडक्ट यही बना 2 मोल वाटर। इट मींस एन का वैल्यू क्या हो गया, 4H प्लस लिखो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यानी कि एन का वैल्यू क्या हो गया 4, एन का वैल्यू 4 हो गया, रखो आंसर आ जाएगा -4। एफ का वैल्यू क्या होता है 96500 ई नॉट, और डेल्टा जी का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में दे रखा है ना -475। ये किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कटाओगे तो ये 20 से तो 20 गया, ये माइनस से माइनस गया, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4750 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 965, ये इक्वल हो जाएगा 1.2 यूनिट का हो जाएगा वोल्ट। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर हो गया ए। 35 का बच्चों क्या हो गया आंसर आपका 1.23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36। 36 क्या रहा है, इन द गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल दे रहा है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड टू, याद होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड टू कैथोड। ये आपने पढ़ा होगा ना लोन, लोन पढ़ा होगा। लोन मतलब क्या होता है, लेफ्ट में एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है लेफ्ट एल से लेफ्ट ए से एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और उस पर चार्ज होता है निगेटिव। तो लेफ्ट में जो होता है एनोड उस पर ऑक्सीडेशन होता है, उस पर चार्ज निगेटिव होता है। क्योंकि एनोड पे चार्ज निगेटिव है इट मींस कैथोड का चार्ज पॉजिटिव है। अब बताओ कैथोड का चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा भाई, कैथोड का चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो किया एनोड से कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे एनोड क्या होता है लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट में कौन है कॉपर, राइट में कौन है एजी वाला, तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड। तो एनोड कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, कॉपर से, कैथोड क्या है एजी है, एजी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो किया कॉपर से एजी की तरफ, कॉपर से एजी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा
36 का D क्या होगा, कॉपर टू Ag। एक आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 आ गया, फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है द पोजीशन ऑफ सम मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज गिवन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे रखा है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखा है और क्या रहा है, व्हाट विल हैपन इफ ए कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टीर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम। कह रहा है कि यदि कॉपर के चम्मच से एल्युमिनियम के सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, मिलाओगे तो क्या होगा। तो देख लेते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ये रहा तुम्हारा एल्युमिनियम और ये रहा कॉपर। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर रहता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल। जो नीचे रहता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और ये लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ऊपर है, लेस रिएक्टिव मेटल नीचे है। तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर बाद में आ रहा है, यानी कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव मेटल से तुम स्टील कर रहे हो, मिला रहे हो, और ये एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करेगा, नहीं, नहीं करेगा डिस्प्लेस। तो क्या कोई रिएक्शन होगा, नहीं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं। तो 37 में क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा डी, ठीक है। और एक और हमने बात पढ़ा था ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और कैसा एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम करता है। ठीक है, चलिए ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है व्हेन करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कह रहा है जब आप करंट को पास कराओगे इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब किसी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें करंट पास कराओगे, तो कह रहा है कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ, एनायड मूव करेगा एनोड की तरफ। चलो हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही देखते हैं। एक बीकर बनाते हैं, ये हमारा एक बीकर रहा, थोड़ा सा बीकर, इसमें दो रॉड लेते हैं, ये दो हमारा रॉड रहा, ठीक है, एक सॉल्यूशन भी होगा, और इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से अटैच कर देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी को हम एनोड बोलते हैं, तो ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। एक एनोड हुआ, एक कैथोड हुआ, ठीक है। और अगर मान लो कोई सॉल्यूशन आता, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आता Na प्लस NaCl रहता है, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस है। कैथोड पे चार्ज क्या है, कैथोड पे चार्ज है देखो निगेटिव, और एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एनायन है ये कहाँ पे जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, यानी क्लोरीन माइनस कहाँ गया, ये रहा, क्लोरीन माइनस इधर गया। और कैथोड पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी कि Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे। Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड, Na प्लस, Na प्लस, ये रहा, ठीक है, Na प्लस। तो एनोड पे क्या जा रहा है, एनोड पे आपका जा रहा है, एनोड पे क्या जा रहा है, एनोड पे जा रहा है एनायन। इसको आप चाहो तो बच्चों ऐसे याद भी कर सकते हो, क्या, ए का कॉम्बिनेशन, ए से एनोड, ए से एनोड, ए से एनायन। एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे। और कैथोड के लिए क्या याद कर सकते हो, सीसी का कॉम्बिनेशन, यानी कि सी से कैथाइड, सी से कैथोड, और कैथोड पे क्या जा रहा है, कटायन, यानी कैथोड पे कटायन जाता है, सीसी कॉम्बिनेशन, एनोड पे अनायन जाता है। चलो एनोड पे अनायन गया, कैथोड पे कटायन गया, चलो ये हो गया, याद कर सकते हो। तो यही आपको जो ये सिचुएशन है ना, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। कह रहा है जब करंट पास करोगे तो कटायन कैथोड पे जाता है, अभी हमने देखा था ना, सीसी का कॉम्बिनेशन, कटायन कैथोड पे जाता है, और अनायन एनोड पे जाता है, ए का कॉम्बिनेशन, एनायन एनोड पे जाता है, कटायन कैथोड पे जाता है। इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट, कह रहा है यदि कैथोड को तुम पुल्ड आउट करोगे, बाहर निकाल दोगे, कैथोड को हटा दोगे, तो क्या होगा। अब बताओ, जैसे ही तुम कैथोड को हटाओगे,
इस सिस्टम में से अगर कैथोड को आप रिमूव करोगे तो तब तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। रिमूव करने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा सिस्टम है ना, इसमें से कैथोड को डिलीट ही कर दो। अगर आप कैथोड को क्या करोगे, डिलीट करोगे, जैसे ही आप कैथोड को डिलीट करोगे सिस्टम ब्रेक, सिस्टम क्या हो गया, खत्म, सिस्टम ब्रेक हो गया। तब NaCl को जहां मन वहां मूव करेगा। अब कोई फिक्स नहीं है कि क्लोरीन एनोड पे जाएगा, क्योंकि अब तो सिस्टम ही ब्रेक हो गया। सिस्टम ब्रेक हो गया तो रैंडम मोशन करेगा, ये लोग क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेगा। तो द पॉजिटिव, ये इसका आंसर क्या होगा, 38 का, देखो 38 का डी हो जाएगा। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अब रैंडम मूव करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या दोनों एनोड की तरफ जाएंगे, क्या बकवास कर रहा है, दोनों एनोड की तरफ क्यों जाएगा। फिर क्या है, द पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड एनोड व्हाइल नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ क्यों जाएगा, तो सिस्टम ही ब्रेक हो गया ना, कहीं नहीं जाएगा, रैंडम मोशन करेगा। द नेगेटिव आयन विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड एनोड व्हाइल पॉजिटिव आयन, कंटिन्यू मूव कैसे करेगा, सिस्टम ब्रेक हो चुका है, नहीं मूव करेगा, रैंडम मोशन करेगा, कहीं भी मोशन करेगा। ठीक है, ये थे 38। अब दो क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, 39 आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रखा है, ये आपको शेल दे रखा है, कर व्हेन करंट इज पास द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3, कर करंट पास करोगे तो AgNO3 का कंसंट्रेशन क्या होगा। यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर ये एनोड है, Ag वाला क्या है, एनोड है, Ag से Ag प्लस बन रहा है, और ये कैथोड है, यानी कि तुम्हारा एनोड भी Ag का है, कैथोड भी Ag का है। ठीक है, तो Ag दोनों Ag का है, तो यहाँ पे तो कोई असर ही नहीं होगा। तुम देखो इधर, कोई कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसका आंसर होना चाहिए रिमेन सेम। कैसे होगा देखना, क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं एनोड का रिएक्शन लिखूं, एनोड का रिएक्शन लिखूंगे तो क्या होगा, एनोड पे क्या हो रहा है, Ag, एनोड पे क्या हो रहा है, Ag आपका कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस में, साथ में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। और कैथोड पे क्या हो रहा है, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Ag प्लस तुम्हारा Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Ag प्लस आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताओ इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड में Ag प्लस इंक्रीज कर रहा है, तो जितना इंक्रीज कर रहा है कैथोड पे Ag प्लस उतना ही डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना। एक में तुम्हारा एक रिएक्शन में एनोड में तुम्हारा क्या हो रहा है, Ag खर्च हो रहा है, Ag तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरे कैथोड में क्या हो रहा है, Ag आपका Ag का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले एनोड में आपका Ag क्या हो रहा है, Ag आपका डिक्रीज कर रहा है, एनोड में Ag का अगर मान लो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो कैथोड पे Ag का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर आयन के टर्म में देखोगे तो एनोड पे Ag प्लस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, Ag प्लस के आयन बढ़ रहे हैं, तो कैथोड वाले रिएक्शन में Ag प्लस के आयन घट रहे, तो ओवरऑल तो सेम ही रहा, ओवरऑल तो सेम ही रहा। तो क्या यहाँ पे कंसेंट्रेशन में क्या होगा, AgNO3 कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, क्या दे रखा है, कंसेंट्रेशन दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिखो यार। कंसेंट्रेशन मोलारिटी क्या दे रखा है, 1/32, मोलारिटी क्या दे रखा है, 1/32 ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड दे रहा है। ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड का ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है, कितना दे रखा है, लैम्डा डेल इक्विवेलेंट क्या देखा है, 8, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दे रखा है कंडक्टिविटी, अरे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी कंडक्टिविटी दे रखा है 400। अब जब जैसे ही आपने देखा है किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी दे रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रहा है, तो अल्फा निकाल सकते हो इजीली, यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये देखते मात्र आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे अल्फा इजीली निकल सकता है, क्योंकि पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे भी दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दे रखा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 400, 8 डिवाइडेड बाई 400, ये अल्फा आ गया।
ठीक है, चलो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 और ऊपर आ गया 200। अरे 200 क्यों हो गया, ऊपर 2 होगा ना, 4 2 जा 8, 2/100, 2/100 आ जा रहा है। ठीक है, देखो ना 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 होता है और 400 जा 400 होता है। इसको और तुम काटोगे तो क्या हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 1/50 हो गया। चलो ये अल्फा का वैल्यू हो गया। आपसे क्या पूछ रहा था, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू पूछ रहा है, ये अल्फा नहीं पूछ रहा है, के पूछ रहा है और दे रहा है वीक मोनोबेसिक एसिड है। तो मोनोबेसिक एसिड के लिए के का क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। के का वैल्यू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। तो के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1/50 और सी का वैल्यू यानी कंसेंट्रेशन दे ही रखा है 1/32। तो कंसेंट्रेशन ले लेते हैं 1/32, अल्फा दे रखा है 1/50 इंटू 1/50। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा यहाँ पे एक काम करते हैं ना, सॉल्व ये आसान होगा आपका कैलकुलेशन करना। क्या, ये 8/400 ही लिख दो, इसी को लिख दो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो इसी को लिख देते हैं ना, अल्फा क्या आया था 8/400 आया था ना, देखो उसी को लिख दो, इजिली कट जाएगा। 8/400 इंटू 8/400, देखो कैसे कटा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आया और फिर ये 4 से काटो, 4 2 जा 8 और फिर ये 2 से कटेगा 4, क्या गया 200। तो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है 1/200 इंटू 400, 1/200 इंटू 400 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, 1/8 इंटू 10⁴, 1/8 इंटू 10⁴। इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻, ये 4 था ऊपर जाएगा और चूंकि 1.25 ले रहे हैं, ठीक है, उसको 10 से लेके डिवाइड किया ना, तो क्या हो गया 10⁻⁻। सॉल्व करके देख लेना, 1.25 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा आपको। तो 40 का आंसर क्या आ गया, 40 का आंसर आ गया आपका ए, 1.25 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सेशन आपका एंड हो रहा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके बाय।